11th क्लास अकाउंटेंसी चैप्टर लेखांकन प्रक्रिया एवं आधार प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पार्ट नंबर 1। फर्स्ट टॉपिक इसमें है लेखांकन की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट सिस्टम जो है वो है इकाई लेखा प्रणाली या सिंगल एंट्री सिस्टम। सामान्यतः जो पहले सेठ साहूकार वगैरह जो अपनी अकाउंट्स की किताबें बनाते थे वो सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर बनाते थे, या वो आदमी जिनको कि अकाउंट्स बनाने का नहीं पता कैसे बनाए जाते हैं, वो जैसे समझ में आता है वैसे अपनी कॉपी में थोड़ा बहुत नोट कर लेते हैं, उसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में नहीं बांटा जाता जैसे डबल एंट्री सिस्टम में बांटा जाता है। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्योंकि जिसको जो आता है वो वैसे बना लेता है, इसलिए ये अवैज्ञानिक पद्धति है, अनसाइंटिफिक तरीका है, अपूर्ण है, ये इनकम्प्लीट मेथड है, अविश्वसनीय है, मतलब इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, बिना सिद्धांत के होती है, मतलब इसमें कोई सिद्धांत जो है, कोई प्रिंसिपल इसमें फॉलो नहीं किया जाता। इसमें एक ट्रांजैक्शन का लेखा या ट्रांजैक्शंस को लिखना जो है एक ही बार ही किया जाता है। यहाँ पर अवास्तविक या अव्यक्तिगत खातों का यहाँ पर लेखा नहीं किया जाता। इम्पर्सनल अकाउंट जो होते हैं उसको यहाँ पर नहीं लिखा जाता। यहाँ पर लेन देन जो होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, ट्रांजेक्शन्स जो है वो पूरी नहीं होती। इट्स एन इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स आर इनकम्प्लीट, अकाउंट्स ऑफ द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड हियर। ये इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, पूरा नहीं होता है, अकाउंट की किताबें सारी नहीं बना जाती हैं। डबल एंट्री सिस्टम की अनभिज्ञता के कारण, अनभिज्ञता मतलब जिनको जानकारी नहीं होती है, वो डबल एंट्री सिस्टम की जानकारी ना होने के कारण जैसा उनको समझ में आता है वैसे वो अकाउंट्स को बनाते हैं। इस मेथड में एक लाभ ये भी होता है कि इसमें काफ़ी सेविंग या बचत हो जाती है। सेविंग या बचत का मतलब यहाँ पर ये हुआ क्योंकि वहाँ पर जर्नल भी बनाए जाए, डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल बनाई जाती हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती हैं, लेडर बनाए जाते हैं, बहुत सारी बुक्स बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी कॉपी हम लगाते हैं, जो मन में आया वो नोट कर लिए, जो नहीं आया वो नहीं किया। इसलिए यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इतने सारे आदमी अकाउंट बनाने के लिए रखने की आवश्यकता नहीं होती, तो बचत भी यहाँ पर होती है। अकाउंटेंट के खर्चे भी यहाँ पर बच जाते हैं क्योंकि हम खुद ही ये सारा हिसाब किताब रख लेते हैं। ये रोकड़ पद्धति है, कैश सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम का मिला जुला रूप होता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ से लिया, थोड़ा यहाँ से लिया, जैसा समझ में आया वैसे कर लिया, इसलिए हम इसको मिश्रित प्रणाली या कंपोजिट सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम भी बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम पर आते हैं, अगला है जिसको हम दोहरी लेखा प्रणाली बोलते हैं। जो भी हम अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं वो सब डबल एंट्री सिस्टम में आता है। ये आधुनिक मेथड है, मॉडर्न मेथड है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, सर्वोत्तम मतलब बेस्ट है, सर्वोत्तम मतलब सब में उत्तम है, ये बेस्ट मेथड होता है। सिद्धांत या प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड होता है, आधारित होता है। व्यापारिक पद्धति या मर्केंटाइल सिस्टम ये होता है। 1494 में लुकास पिसियोली ने इटली में, जो इटली के पादरी थे, उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें कि डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट उन्होंने हमारे को दिया, दो साइड होंगी, डेबिट और क्रेडिट। अब हम डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बीजी विक्री के अनुसार हमारे को दी गई है। दोहरी लेखा प्रणाली मतलब डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार प्रत्येक लेन देन, हर एक ट्रांजेक्शन में प्रत्येक पाने वाले व्यक्ति को, पाने वाले मतलब डेबिट द रिसीवर जो हम लोगों ने पढ़ा, पाने वाले व्यक्ति को प्राप्त राशि से डेबिट किया जाता है और देने वाले को, क्रेडिट द गिवर, उसी राशि से क्रेडिट किया जाता है। अब डबल एंट्री सिस्टम की विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स पर हम आते हैं। पहला पॉइंट है व्यावसायिक व्यवहारों का दोहरा प्रभाव, डबल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट पार्ट और दूसरा क्रेडिट पार्ट होता है। सेकंड पॉइंट है व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत दोनों पक्षों का लेखा, रिकॉर्डिंग ऑफ द पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि हम अकाउंट्स जो बनाते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, रियल नॉमिनल, तो व्यक्तिगत भी होते हैं और अव्यक्तिगत, पर्सनल और इम्पर्सनल, सारे अकाउंट यहाँ पर बनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा नियमों के अनुसार लेके, रिकॉर्डिंग इज़ मेड इन दी ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टन प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, उसके अनुसार ही अकाउंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है तलपट के द्वारा शुद्धता की जांच, चेकिंग द एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस यहाँ पर बनाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा, हम ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे, जर्नल में लिखेंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और ट्रायल बैलेंस बनाने का उद्देश्य क्या होता है? अंक गणना की शुद्धता की जांच करना, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बिजनेस रिकॉर्ड्स, कि हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं, जो रिकॉर्ड हमने मेंटेन किए हैं वो क्या बिल्कुल शुद्ध हैं,
बिल्कुल सही हैं या उनमें कोई कमी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। अगला टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली के गुण या दोहरा लेखा प्रणाली की लोकप्रियता के कारण। लोकप्रियता ये फेमस क्यों है? मेरिट्स और द कॉजेज ऑफ द पॉपुलरिटीज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि डबल एंट्री सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, इसके मेरिट या गुण क्या हैं? पहला पॉइंट है, ये वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड है। इसके कुछ अपने नियम होते हैं, कुछ प्रिंसिपल या सिद्धांत होते हैं जिसके के आधार पर इसको बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट है पूर्ण लेखा या कंप्लीट रिकॉर्ड। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको पूर्ण रूप से लिखा जाता है, सारा रिकॉर्ड बनाया मेंटेन किया जाता है। थर्ड है तलपट का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इसके द्वारा हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं और अपनी गलतियों को चेक कर सकते हैं, जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम में संभव नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है व्यापारिक और लाभ हानि खाते का निर्माण। व्यापारिक और लाभ हानि खाता ये होता है, व्यापारिक खाता हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, लाभ हानि खाते को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। हम लोगों ने जब बिजनेस साइकिल के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, फिर जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो ये जो फाइनल अकाउंट होते हैं इसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यही है यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो इसके द्वारा बनाया जाता है और बना करके व्यावसायिक परिणाम का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। व्यावसायिक परिणाम मतलब जो पूरा साल हमने बिजनेस किया है उसका परिणाम या रिजल्ट क्या आया वो हम पता लगाते हैं। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमारे को कितना हुआ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारे को कितना हुआ, इसके द्वारा हमारे को पता चलता है। पांचवा पॉइंट है वित्तीय स्थिति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। वित्तीय स्थिति का मतलब होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है हमारी धन की स्थिति, हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की स्थिति, कितनी एसेट्स हैं कितनी लाइबिलिटीज़ हमारे पास है, आर्थिक स्थिति, इसका ज्ञान हमारे को मिलता है। एसेट और लाइबिलिटीज़ का ज्ञान उनके अकाउंट से द्वारा प्राप्त होता है। कैपिटल का तब पता भी हमारे को उस अकाउंट के द्वारा चल जाता है। 6 पॉइंट हमारा है वैधानिक मान्यता या लीगल अप्रूवल। वैधानिक मान्यता का मतलब यहाँ पर है कि कानून भी इस डबल एंट्री सिस्टम को मान्यता प्रदान करता है, ये अकाउंट सही पूर्ण है क्योंकि परफेक्ट सिस्टम है, वैधानिक कानूनी पद्धति है, विधान कानून द्वारा मान्यता पर रिकोगनाइज्ड है। कर अधिकारी टैक्सेशन ऑफिसर जो होते हैं वो भी इस पर पूरा विश्वास करते हैं। 7 पॉइंट है तुलनात्मक अध्ययन या कंपेरेटिव स्टडी, तुलना करना। तो व्यापार की उन्नति, क्या हमारा बिजनेस उन्नति कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है उसकी, अवनति डिमोशन हो रही है उसकी, लाभ हानि कितना कमा रहा है, क्या बिज़नेस में सुधार हो रहा है या बिज़नेस में गिरावट आ रही है, अगर कोई गिरावट आ रही है तो उसको कैसे रोका जाए। तो ये सारी तुलना या कंपैरिजन इसके द्वारा किया जा सकता है। छल कपट की संभावना को कम करना, लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड। यहाँ पर फ्रॉड या छल कपट कोई व्यापारी जो है, कोई कर्मचारी जो है वो उसकी संभावना बहुत कम होती है और यदि कोई करता भी है तो उसका हमें जल्दी से पता लग जाता है। कारण ये होता है कि यहाँ पर हर एक चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, सारे बिल सारे वाचर मेंटेन किए जाते हैं, तो इसलिए गलती की संभावना कम होती है। और यदि कोई जानबूझ के गलती करता है, फ्रॉड करता है तो उसका पता लग जाता है। 9 पॉइंट हमारा है व्ययों की तुलना या कंपैरिजन ऑफ द एक्सपेंसेस। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं, इसे पिछले वर्षों के खर्चों की तुलना इस वर्ष के खर्चों के साथ कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि क्या हमारे खर्चे कुछ बड़े हैं, और अगर बड़े हैं तो उनमें कमी करके हम लाभ जो है वो उठा सकते हैं। 10 पॉइंट है उपयुक्तता, लोकप्रियता, सूटेबिलिटी एंड पॉपुलरिटी। ये मेथड जो है काफ़ी सरल है, सिंपल है, लोकप्रिय है, फेमस है। इसके द्वारा हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं जो है प्राप्त हो जाती हैं। चाहे कोई छोटा बिजनेसमैन है चाहे कोई बड़ा व्यापारी है, सभी इस सिस्टम को प्रयोग कर पाते हैं। अगला है धुरी लेखा प्रणाली के दोष या डिफेक्ट्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में कमियां क्या हैं? तो पहला दिया गया हिसाब किताब रखने की खर्चीली पद्धति है। इट्स एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ द कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ द अकाउंट्स। ये काफ़ी मुश्किल या कठिन मेथड होता है रिकॉर्ड मेंटेन करने का, क्योंकि इसमें बहुत सारी किताबें बनाई जाती हैं और बहुत सारे व्यक्ति अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करने के लिए रखे जाते हैं। सेकंड पॉइंट है इसके द्वारा योग्य प्रशिक्षित लेखापालकों की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स एन एबल एंड ट्रेंड अकाउंटेंट। यहाँ पर जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए योग्य मतलब क्वालिफाइड और ट्रेंड व्यक्ति हमारे को अकाउंटेंट चाहिए होते हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा खर्चा देना पड़ता है या उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए महंगा है।
थर्ड पॉइंट है सिद्धांत संबंधी अशुद्धि का। इस सिद्धांत का आसानी से पता नहीं चलता। एरर ऑफ प्रिंसिपल कांट बी ट्रेस्ड इजीली। यदि हम एरर ऑफ प्रिंसिपल अकाउंट बनाते समय कोई प्रिंसिपल अपनाते समय कोई एरर या गलती कर देते हैं तो इस मेथड के द्वारा उसका पता नहीं चल पाता है। आगे हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में ट्रायल बैलेंस चैप्टर में। फोर्थ पॉइंट है प्रारंभिक प्रविष्टि करते समय यदि कोई प्रविष्टि लिखने से छूट जाती है तो उसका पता सरलता से नहीं चलता। इफ एनी एंट्री इज ओमिटेड इन द स्टार्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द एरर कांट बी इजीली ट्रेस्ड। शुरू में ही कोई एंट्री छूट गई, ना उसका डेबिट हमने लिखा ना उसका क्रेडिट हमने लिखा, तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसकी दोनों साइड टैली हो जाएंगी। शुरू में चीज़ छूट गई है तो उसका पता नहीं चल पाएगा। कोई एंट्री ही पूरी भूल गए तो पता नहीं चलेगा। पांचवा पॉइंट है प्रारंभिक प्रविष्टि करते समय, मतलब शुरू में जर्नल में एंट्री लिखते समय प्रारंभिक पुस्तकों में कोई धनराशि गलत लिख दी जाए तो उसका पता नहीं चलता। जैसे हमने किसी को 1000 रुपया दिया, हमने गलती से 100 रुपया लिख दिया, ठीक है, तो 100 रुपया जो हमने लिख दिया तो 100 ही डेबिट में लिखा, 100 ही क्रेडिट में लिखा। आगे से आगे 100 की एंट्रियाँ हम करते गए तो हमें इसका पता लगाना काफ़ी कठिन हो जाएगा। 6 पॉइंट है क्षतिपूरक शुद्धि का पता लेख तलपट से नहीं चलता। कंपनसेटिंग एरर कांट बी ट्रेस्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। कंपनसेटिंग एरर क्षतिपूरक अशुद्धि, इसके बारे में भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल हम इतना ही समझ लेते हैं कि क्षतिपूरक अशुद्धि क्या होती है। इसका मतलब है कि हमने एक जगह गलती की, जहाँ हमने लिखना था 100 रुपीज़ वहाँ हमने गलती से लिखा 10 रुपीज़, एक ज़ीरो छूट गई, ठीक है। फिर दूसरी बारी क्या हुआ, जहाँ 10 रुपीज़ थे वहाँ एक ज़ीरो ज़्यादा लग गई, वहाँ 100 हो गया। तो पहली वाली गलती से दूसरी वाली गलती छुप गई या वो कमी जो थी वो पूरी हो गई, तो उसको कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं। अगला हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी या लेखांकन के सिद्धांत क्या हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी हमारे जो हैं वो तो वही सिद्धांत हैं। पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। इसके अलावा कुछ और है, जैसा कि प्राकृतिक खाते हमारे जो होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हमारे जो होते हैं, प्राकृतिक हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसमें हमारे डेटर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं। कैपिटल और ड्राइंग भी इसमें आती है। कैपिटल क्या है, कैपिटल मालिक के द्वारा दिया गया पैसा, ड्राइंग मालिक के द्वारा निकाला गया पैसा, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आता है। अब कृत्रिम व्यक्तिगत खाते, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सारी फर्म्स आ जाती हैं, कंपनी आ जाती हैं, बैंक आ जाते हैं, क्लब आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आते हैं। इसके अलावा सी एक और वो है, उसको हम बोलते हैं प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब प्रतिनिधित्व का क्या मतलब होता है, जो किसी का रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि व्यक्तियों का समूह का प्रतिनिधित्व करना। एक ग्रुप है कोई, उसकी जगह पे एक आदमी जाकर बात कर रहा है तो वो आदमी पूरे ग्रुप को प्रतिनिधि कर रहा है या उसका रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी आती है जो तनख्वाह हमने देनी है, किराया जो हमने देना है वो इसमें आ जाता है, प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले हमने इंश्योरेंस का पैसा दे दिया, अक्रूड इनकम जो इनकम कमीशन हमने कमा ली, अनअर्न्ड इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट हमने कमाया नहीं, ऐसी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा अगला जो प्रकार इसमें आता है वो है हमारा अव्यक्तिगत खाते या इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था से संबंधित नहीं होते, जो पर्सनल नहीं होते वो इम्पर्सनल होते हैं। इसमें ए पार्ट हमारा आ जाएगा, इसमें रियल अकाउंट हमारे आ जाते हैं। तो रियल अकाउंट हमारे कौन से होते हैं वो हम देख लें। जैसे हमारे पास गुड्स हैं, माल है, धन कैश है, फर्नीचर है, भवन बिल्डिंग है, मशीन इत्यादि है, ये हमारे रियल अकाउंट हो गए जिन्हें देखा छुआ जा सकता है। मूर्त वास्तविक खाते जिन्हें हम टेंजिबल रियल एसेट्स कहते हैं, रेंटेबल रियल अकाउंट कहेंगे। टेंजिबल चीज़ें वो होती हैं जिन्हें देखा छुआ जा सकता है, जैसे हो गई मशीन, हो गई फर्नीचर, हो गया गुड्स, हो गई कैश हो गया। और दूसरा होता है अमूर्त वास्तविक खाते, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो ये वो अकाउंट होते हैं जैसे कि जिन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता, जैसे कि गुडविल खाता हो गया, जिसको हम बोलेंगे ख्याति का खाता। व्यापारिक चिन्ह हमारा ट्रेडमार्क हो गया, व्यापार का निशान हमारा होता है। पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट अधिकार हमारा होता है कि उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ये सारी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अगला आ गया अवास्तविक या नाम मात्र के खाते, जिसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। किराया, रेंट आ जाएगा, इसमें वेतन सैलरी आ जाएगी, छूट डिस्काउंट आता है, ब्याज इंटरेस्ट आता है। अप्राप्य खाता जिसे बैड डेप्ट अकाउंट, कमीशन बोलते हैं, गाड़ी का किराया इत्यादि इसमें आता है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है डबल एंट्री सिस्टम
अधूरी लेखा पद्धति ही सर्वोत्तम पद्धति है। क्यों? सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा सिस्टम है। क्यों है? डबल एंट्री सिस्टम इज़ द ओनली बेस्ट सिस्टम। वाई? तो पहला पॉइंट है, इस विधि से रखी लेखा पुस्तकें पूर्ण और विश्वसनीय या नियमित होती हैं। बुक्स अकाउंट मेंटेन्ड या मेंशन्ड अंडर दिस मेथड्स आर कंप्लीट एंड रेगुलर। यहाँ पर जो बुक्स बनाई जाती हैं वो पूर्ण होती हैं, कंप्लीट बनाई जाती हैं। हर एंट्री को पूरे तरीके से लिखा जाता है। नियमित मतलब रेगुलरली लिखा जाता है, लगातार उन्हें लिखा जाता है। सेकंड पॉइंट है, इस विधि में कोई भी सूचना सुगमता और शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। एनी इन्फॉर्मेशन में बी सॉट इजीली एंड क्विकली फ्रॉम द अकाउंटिंग। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं अकाउंट की किताबों से, वो बहुत जल्दी हमको मिल जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा है, अनेक बहियाँ प्रयोग किए जाने से बहुत कम समय में सही लेखा करना संभव होता है। बिकॉज वेरियस बुक्स आर प्रिपेयर्ड सो इन द लेस टाइम प्रॉपरली रिकॉर्ड इज मेंटेन। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी बुक्स बनाई जाती हैं अकाउंट्स की, काम को बांट दिया जाता है सब्सिडरी बुक्स वगैरह में, तो एक आदमी सारा काम नहीं करता अकाउंट्स का, बल्कि बहुत सारे आदमी मिलकर अकाउंट बनाते हैं। इसलिए काम जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, प्रत्येक लेखा 2 स्थान पर किया जाता है तो छल कपट या गबन का क्षेत्र सीमित हो जाता है। एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन 2 प्लेसेस, द पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड और द मिसरिप्रेजेंटेशन इज मिनिमाइज्ड। क्योंकि 2 जगह पे हर एक ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं, इसलिए कोई आदमी फ्रॉड करेगा, हेरा फेरी करेगा, चोरी करेगा, इसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। क्योंकि एक जर्नल में 2 बार लिखा तो उसमें जर्नल में वो चेंज करेगा, फिर लेजर में भी वही लिख दिया तो वहाँ पर भी उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आगे ट्रायल बैलेंस वगैरह में है, तो इसलिए बहुत जगह एंट्रीज को किया जाता है, इसलिए चांसेस फ्रॉड के कम हो जाते हैं। पाँचों पॉइंट, इस विधि में तलपट बनाकर अंकगण की शुद्धता ज्ञात की जा सकती है। बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट में भी चेक्ड। हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं अभी तक जर्नल और लेजर में, कहीं पर कोई अर्थमेटिकल गलती तो नहीं हो गई, अंकगण की शुद्धता उसमें है कि नहीं है। अर्थमेटिकल प्लस माइनस वगैरह का बैलेंस निकालने का जो काम होता है उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है। 6 पॉइंट, इस विधि में व्यापारी अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात कर सकता है। वी कैन नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा हम अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति या धन की स्थिति का पता लगा पाते हैं कि हमारे बिजनेस की धन की स्थिति कितनी है, कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितना पैसा लोगों को देना है इत्यादि। 7 पॉइंट हमारा है, व्यक्तिगत खातों से डेटर्स से कितना पैसा लेना है इसका ज्ञात किया जा सकता है। हाउ मच अमाउंट इज़ ड्यू फ्रॉम द डेटर्स कैन बी फाइंड आउट। ये पता लगा सकते हैं कि डेटर से कितना पैसा लेना है डेटर अकाउंट को देख के। और व्यक्तिगत खाते बनाकर क्रेडिटर्स को कितना पैसा हमने देना है क्रेडिटर्स के अकाउंट को देखकर ये भी पता लग जाता है। हाउ मच अमाउंट इज़ ड्यू टू द क्रेडिटर्स कैन बी फाउंड आउट। अगला है, इस विधि में समायोजन का लेखा किया जा सकता है जो किसी और विधि में संभव नहीं होता। एडजस्टमेंट इन द अकाउंट्स इज पॉसिबल अंडर दिस मेथड विच इज़ नॉट पॉसिबल अंडर एनी अदर मेथड। एडजस्टमेंट्स यहाँ पर की जा सकती हैं जिसके बारे में हम फाइनल अकाउंट के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जो किसी और मेथड में नहीं होती। और अगला हेडिंग हमारा है, डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत बहियाँ या अकाउंट्स ऑफ बुक्स अंडर द डबल एंट्री सिस्टम कौन कौन सी बुक्स बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही कोई ग्राहक हमारी दुकान पे आता है, सामान उसने ख़रीदा या हमने सामान बेचा, जो भी कुछ हुआ, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि उस टाइम तो हमारे पास इतना टाइम होता नहीं कि हम तुरंत उसको जर्नल में एंट्री करने लगे, लेजर में एंट्री करने लगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रफ सा नोट कर लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। तो उसके बाद में फिर उसको देखकर कि हाँ ये हमने रफ़ नोट कर लिया, उसके बाद उसको फिर सही से किताबों में बाद में लिखते हैं। तो जिस किताब में हम रफ़ नोट कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं स्मरण बही या मेमोरेंडम बुक। स्मरण या मेमोरेंडम का मतलब होता है जो हमें बाद में याद दिला दे कि क्या हुआ था। इस जो बुक होती है उसको कच्चा रोज़नामचा या फिर रद्दी बही भी कहा जाता है। इसके बाद में जब हमने रफ़ में नोट कर लिया, फिर जब हम फ्री होंगे तब हम अकाउंटेंट को बताएंगे कि भाई ये एंट्रीज़ हुई हैं, इनको आप अपनी बुक्स में लिखो। तो बाद में फिर प्रॉपर बुक्स बनाई जाती हैं जिनको बोलते हैं प्रारंभिक लेखे की भैया बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्रीज़। अब कौन सी ओरिजिनल एंट्रीज़ की बुक्स होती हैं हमारी, क्रय बही जिसको हम बोलते हैं परचेज बुक, विक्रय बही जिसको हम बोलते हैं सेल बुक, उसके बाद में क्रय वापसी बही जिसको परचेज रिटर्न बुक, विक्रय वापसी बही सेल रिटर्न बुक, प्राप्य बिल बही बिल्स रिसीवेबल बुक, देय बिल बही बिल्स पेबल बुक, रोकड़ बही कैश बुक, और मुख्य रोजनामचा या मेन जर्नल या प्रॉपर जर्नल भी इसको कहा जाता है। ये सारी सब्सिडरी बुक्स जो थी इनके बारे में हम सब्सिडरी बुक्स नाम के चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं।